नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब अशोक के प्रमुख अभिलेख के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अशोक के शिलालेख जो थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बिखरे हुए थे और इनमें से अधिकांश शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में थे और इन शिलालेखों को बौद्ध धर्म का पहला अमूर्त प्रमाण माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शिलालेख के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि अशोक के जो अभिलेख है वह इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें इनके शिलालेख के बारे में, तो जो मेजर रॉक एडिक्ट 1 है उसमें क्या अंकित है? तो पशु वध को प्रतिबंधित किया गया है, उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और मेजर रॉक एडिक्ट 2 जो है उसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र के साथ साथ जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख इसमें किया गया है और सामाजिक कल्याण उपायों से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। एडिक्ट 3 में ब्राह्मणों को आजादी दी गई है और हर 5 साल में युक्ता प्रादेशिक राजकों के साथ धर्म प्रचार करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा करते हैं। एडिक्ट 4 में इसमें बेरी घोषा पर धम्म घोषा यानी कि शांति की ध्वनि की वरीयता दी गई है। समाज पर धर्म का प्रभाव के बारे में यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया। एडिक्ट 5 में दासों के साथ उनके आकाओं द्वारा मानवीय व्यवहार के बारे में बताया गया है और धम्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में इसमें बताया गया है, महामात्रों की। ठीक है, और एडिक्ट 6 जो है इसमें कल्याणकारी उपाय से संबंधित इसमें वर्णन है, राजा की प्रजा के बारे में जानने की इच्छा के बारे में वर्णन है। एडिक्ट 7 में सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। एडिक्ट 8 जो है इसमें अशोक के बोध गया और बोधि वृक्ष की यात्रा का उल्लेख मिलता है और धर्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखने का इसमें वर्णन मिलता है। वहीं एडिक्ट 9 जो है इसमें लोगों के नैतिक आचरण पर जोर देता है और महंगे समारोह से बचने की सलाह इसमें दी गई। बृहद शिलालेख के अगले क्रम में आता है आपका मेजर रॉक एडिक्ट 10 यानी कि बृहद शिलालेख 10। इसमें प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा की निंदा करता है, इसका बारे में वर्णन किया गया है। बृहद शिलालेख 11 में धम्म की विस्तृत व्याख्या की गई है और वहीं मेजर रॉक एडिक्ट यानी कि बृहद शिलालेख जो है आपका 12, इसमें सभी धार्मिक संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील की गई है। और मेजर रॉक एडिक्ट 13 जो है इसमें धम्म के माध्यम से कलिंग युद्ध और विजय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और मेजर रॉक एडिक्ट 14 जो है यानी कि बृहद शिलालेख जो 14 है, इसमें देश के विभिन्न हिस्सों में शिलालेखों को उकेरने के उद्देश्य से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो शिलालेख जो है अशोक के, इसमें अशोक की धार्मिक यात्रा, धर्म के नियम, अहिंसा की नीति के विषय में लिखा गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। लेकिन इन शिलालेखों में धार्मिक यात्रा के बारे में, धर्म के नियमों के बारे में और अहिंसा की नीति के विषय में लिखा गया है। अब देखिए बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अभी हमने आपको सभी 14 शिलालेखों के बारे में बताया, जो कि 8 विभिन्न स्थल सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, धौली, कालसी, जौगढ़, सोपारा और एरागुडी से प्राप्त हुए हैं। ये जो 14 वृहद शिलालेख जो है यानी कि जो मेजर रॉक एडिक्ट जो है, ये आपके 8 विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं और सभी 8 स्थल यहाँ पे हमने आपको बताया। गिरनार, कालसी और मेरठ में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यह कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है। और दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या जो है वो है आपका 7, जो कि 6 पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण है। ठीक है, लघु शिलालेखों की संख्या 3 है। उनमें महत्वपूर्ण जो है बौद्ध ग्रंथों की सूची है, जिनका बौद्ध पादरियों को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। और हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है दीर्घ स्तंभ लेख, उसकी संख्या कितनी है? 7 है। कितना है? 7 है। अगर हम उसके बारे में आपको मैं बताऊं तो स्तंभ शिलालेख 1 जो है उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है अपने लोगों की सुरक्षा से संबंधित अशोक के सिद्धांत।
स्तंभ शिलालेख 2 में धम्म को न्यूनतम पाप, करुणा, गुण, पवित्रता और सत्यता के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं स्तंभ शिलालेख 3 में कठोरता, क्रोध, क्रूरता आदि पापों का नाश होता है, इसके बारे में वर्णन किया। उसके बाद स्तंभ लेख 4 में जो बताया गया है वो राजकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। स्तंभ शिलालेख 5 में जानवर और पौधों की एक सूची है जिन्हें कुछ अवसरों पर उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए, और उन जानवरों और पौधों की सूची जिन्हें कभी नहीं मारा जाना चाहिए वर्णन किया गया है, उसमें उल्लेखित किया गया। अशोक द्वारा 25 कैदियों की रिहाई का वर्णन भी जो है कौन से स्तंभ शिलालेख 5 में है। स्तंभ शिलालेख 6 में धम्म की नीति की व्याख्या की गई है, और स्तंभ शिलालेख 7 में सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है शुरुआती दौर में यानी प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित यानी कि प्रयागराज के किले में स्थापित कराया था। सारनाथ, जहां पे आप सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो सारनाथ तथा सांची के लघु स्तंभ लेखों में अशोक ने अपने महामात्रों को संग वेद रोकने का आदेश दिया है। ठीक है, सारनाथ और सांची की जो लघु स्तंभ है उसके लेखों में अशोक ने अपने महामात्रों को संग वेद रोकने का आदेश दिया है। कई दफा इस क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए, लघु स्तंभ लेख अगर हम देखें तो लघु स्तंभ लेख में विद्वता का आदेश, इसमें संघ में असहमति के लिए सजा की चेतावनी है। रानी की आदेश, इसमें अशोक की घोषणा की रानियों के उपहारों को श्रेय दिया जाना चाहिए। निगानी सागर स्तंभ शिलालेख, इसमें कड़कमुनि बुद्ध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अशोक को समर्पण का उल्लेख। और रोमनदेई स्तंभ शिलालेख जो है ये अशोक की लुम्बिनी यानी बुद्ध की जन्मस्थली यात्रा के बारे में उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौशाम्बी स्तंभ लेख जो है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अभिलेख है इसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। किसमें? रानी का अभिलेख जो है कौशाम्बी में, उसमें। रोमनदेई अभिलेख में अशोक की कर नीति यानी टैक्स की नीति जो थी उसकी जानकारी मिलती है, और इस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, और ये सबसे छोटा अभिलेख है। याद रखिएगा, रोमनदेई अभिलेख जो है इसमें अशोक की जो कर नीति थी उसकी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ इस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, और यह सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जो है जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक की राजकीय घोषणाएं किन स्तंभ पर उत्कीर्ण है तो वह लघु स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। गुहा लेखा, देखिए गुहा लेख जो है गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है, और गुहा लेख जो है धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने बिहार एवं आर्वेट यात्रा रोक दी तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राएं शुरू किया। अब हम बात करेंगे अशोक के शासनकाल में जो रजुक थे यानी कि आधुनिक जिलाधिकारी जो थे। अभी देखिए, जो रजुक हुआ करते थे अशोक के काल में वह हमारे दौर में यानी अभी जो है जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। तो ये उस वक्त रजुजुक कहलाते थे। इनको राजस्व एवं न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। बिहार के जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी की 3 गुफा की दीवारों पर अशोक के गुफा लेख उत्कीर्ण है। याद रखिएगा, जो बराबर की पहाड़ी है पहले आपको कहीं देखने को मिलेगा गया जिला, लेकिन ये वर्तमान में जो है जहानाबाद जिले में स्थित है। और ये जो बराबर की पहाड़ी है इसकी 3 गुफा की दीवारों पर अशोक के गुफा लेख उत्कीर्ण है, और इन अभिलेखों में आजीवक को यह गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ठीक है, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजों को बताऊं तो अशोक के अभिलेखों में केवल 3 भाषाओं का ही उपयोग किया गया है, प्राकृत, अरामी और ग्रीक। कौन कौन सी? प्राकृत, यहाँ पे आप देखा, अरामी और ग्रीक, ये 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। और अशोक के अधिकांश अभिलेख अगर देखें तो प्राकृत भाषा में, जैसा कि हमने आपको बताया, और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अशोक का जो शिलालेख है उसमें ग्रीक और अरामी को यूज किया गया है। और जो अधिकांश प्राकृत शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में थे, और कुछ उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि में भी थे।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेख जो अफगानिस्तान में है वह कौन सी भाषा में और लिपि में है, तो ग्रीक और अरामी लिपि में लिखे गए हैं। कंधार का जो शिलालेख है वह द्विभाषी है, यानी कि इसमें ग्रीक और अरामी दोनों भाषाओं को सम्मिलित करके लिखा गया है। अशोक के केवल 2 अभिलेख कहाँ कहाँ, शहबाजगढ़ी और मानसेरा, इसकी जो लिपि है वो कौन सी है, खरोष्टी है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है यह कौन से और लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि को। तक्षशिला तथा लंगमान में अरामाइक, ठीक है, जो हमने आपको बताया जिसको अरामी भी कहते हैं, तो आरमेइक लिपि में अभिलेख मिले हैं। तक्षशिला तथा लंगमान में जो लिपि यूज किया गया है वह अरामेइक लिपि यूज किया गया है। कंधार के पास यूनानी और अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है, अभी हमने आपको बताया भी, ठीक है। कंधार का जो शिलालेख है वो द्विभाषी है, जो कि ग्रीक और अरामी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। मॉस्की जो कि कर्नाटक में है, आपको बहुत जगह दिखेगा, क्या, आंध्र प्रदेश, ठीक है, लेकिन ये कर्नाटक में पड़ता है। नेतूर गुर्जरा जो है आपका मध्य प्रदेश में है, तथा उदयगोलम अभिलेखों में अशोक का उल्लेख है, ठीक है, याद रखिएगा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आप सभी कई दफा इस क्वेश्चन को भी देखा है कि अशोक के सबसे पहले अभिलेख को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब, 1837 में। अशोक के स्तंभ जो है एकास में, यानी कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए, ठीक है। अशोक के स्तंभ जो है एक ही पत्थर को, एक तरह के पत्थर को तराश कर बनाया गया है। सांची का स्तूप जो कि एमपी में है, भारूद का स्तंभ और सारनाथ जहां पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वहां पर धर्मराजी का स्तूप जो है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो है वह 13वां शिलालेख है। कौन सा, 13वां शिलालेख। जैसे कि हमने आपको बताया भी 13वां शिलालेख के बारे में, उसमें क्या वर्णित है सो तो आपको याद भी होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इसमें धम्म के माध्यम से कलिंग युद्ध और विजय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। संगम राज्यों में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र सहित जो है ताम्रपर्णी, यानी कि श्रीलंका जो वर्तमान में उसका पुराना नाम था, की जो सूचना है अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के शिलालेखों की जो खोज है सबसे पहले 1750 में किया गया था पाद्रेटी फैंथलर के द्वारा, ठीक है। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, लेकिन इनकी शिलालेख की जो खोज है ये पाद्रेटी फैंथलर के द्वारा किया गया था 1750 में। शिलालेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। भाब्रू जो है ये आपका अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। बौद्ध परंपरा जो है वो अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ और अगर फैक्ट्स को देखें तो आपको मैं बता दूं कि अशोक का जो शिलालेख है इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अशोक का जो नाम है स्पष्ट रूप से केवल 3 शिलालेखों में मिलता है, जो कि हम मॉस्की, गुर्जरा और नीतूर, जो कि हमने आपको बताया भी। और अशोक अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधा संबंध बनाने वाला पहला राजा था। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो ज्यादातर शिलालेख है वो प्राचीन राजमार्गों पर रखे गए थे, जिससे कि लोग आसानी से पढ़ पाए, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के कितने शिलालेख है, तो अशोक के लगभग 33 शिलालेख है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर उकेरे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की उसकी जीत का वर्णन किया गया है, तो जो इसका शिलालेख है 13 उसमें किया गया है। और यह युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय के बारे में इसमें बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको आज के सेशन पसंद भी आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और इससे अगर आपको जरा सा भी हेल्प मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।